अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ज़ाहिर सी बात है, मुझे तो आप जानते होंगे। माई सेल्फ मोहम्मद अदील, लेक्चर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सादिकाबाद कैंपस। बेटा, आज का मेरा लेक्चर इंतहाई इम्पॉर्टेंट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। आपको पता है, आई थिंक 12 या 13 जुलाई से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होने जा रहे हैं केमिस्ट्री के। तो मैं आज आपका जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल पैटर्न है ना पेपर का, वो आज लेके आया हूँ। आपको कुछ चंद गुजारिशात आपके सामने जो है वो करना चाह रहा हूँ। भाई, आप लोगों ने पेपर जो देना है वो बड़े ही अच्छे अंदाज से, अच्छे सलीके से, अच्छे एक तरतीब से, अच्छे पैटर्न से आपने पेपर देना है। बेटा, बाज़ औक़ात पेपर हमें आता होता है। अच्छा, ये थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, याद रखिएगा, ये प्रैक्टिकल पेपर है। और प्रैक्टिकल पेपर का पैटर्न चेंज होता है। आप जानते हैं, इसको ट्वाइस टाइम लिखना होता है, ठीक है? इसको 2 मरतबा लिखना होता है। मैं लिखने का पैटर्न आपको समझाऊंगा, आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर रखूंगा। क्वेश्चन पेपर के बाद आपको जो है उसका तरीक़ाकार बताऊंगा कि आपने फर्स्ट 20 मिनट में क्या लिखना है और आफ्टर 20 मिनट में क्या लिखना है। मैं पूरा पस मंज़र आपके सामने रख दूंगा कि आपने एग्जामिनेशन सेंटर में जाके जब प्रैक्टिकल्स देने जाएंगे तो आपने क्या क्या करना है, ठीक है? पूरा पस मंज़र आपके सामने रखूंगा। बस मेरे साथ रहना है। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। लाजमी सुनिएगा, कंप्लीट सुनिएगा, कोई बात भी स्किप मत कीजिएगा। अल्लाह ना करे कि मतलब आप लोग, ज़ाहिर सी बात है, पेपर तैयार करके जाएं और आपको फिर वहाँ जाके प्रॉब्लम हो जाए कि सर जी लिखना कैसे है, मतलब अब इसमें दूसरी बार क्या लिखना है। भाई, मैं आपको पूरे का पूरा तरीक़ाकार समझाने वाला हूँ जी। तो प्रैक्टिकल पैटर्न पे हम आते हैं। बेटा, आपने ज़रा तवज्जो देनी है। मैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर रख रहा हूँ। आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें 5 सवाल लिखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा? तवज्जो देनी है ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास होगा साल्ट एनालिसिस का। किसका होगा? साल्ट एनालिसिस का, ठीक है? मतलब साल्ट का नाम नहीं दिया जाएगा, बस ये दिया जाएगा कि आपको साल्ट एनालिसिस, साल्ट दिया जाएगा, उसके एनालिसिस करें। एसिटिक रेडिकल अलग लिखे, बेसिक रेडिकल अलग लिखे। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 साल्ट एनालिसिस का होगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में टाइट्रेशन की स्टेटमेंट दी जाएगी। किसकी दी जाएगी जी? टाइट्रेशन की। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो टाइट्रेशन पे होगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपको पता है माइनर। माइनर में क्रोमैटोग्राफी भी आ सकती है, माइनर में प्रिपरेशंस भी आ सकती हैं, माइनर में क्रिस्टलाइजेशन भी आ सकती है, माइनर में आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी आ सकता है, ठीक है? तो ये सारे माइनर में हैं। तो ज़रा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जाहिर बात है प्रैक्टिकल नोटबुक होगा, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो वाया वॉइस। तो ये जो है ना, ये दोनों, ये आपसे रिलेटेड नहीं है, ये एग्जामिनर से रिलेटेड है। ये एग्जामिनर के दोनों सवाल हैं, आपके नहीं हैं, ठीक? आपके सवाल सिर्फ ये 3 हैं जो आपने करने हैं। बड़ा तवज्जो देनी है इस पे। तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन पेपर आया, ये अब आंसर शीट स्टार्ट हो गई आपके पास। ये सारी आंसर शीट है, ठीक है? अब आंसर शीट भी आपको मिल गई, क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल गया। अब जी आपने क्या करना है, उस पर ज़ाहिर बात है आपका नाम, रोल नंबर जो भी लिखने के बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने जो है अपना पेपर स्टार्ट कर देना है। अच्छा, अभी मैं जैसे ही पेपर मिला और आंसर शीट मिली तो एग्जामिनर आपका टाइम काउंट करना शुरू कर देगा, ठीक है? फर्स्ट 20 मिनट में आपने क्या क्या लिखना है ये बताने वाला हूँ, ठीक है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट 20 मिनट्स। फर्स्ट 20 मिनट्स, पहले 20 मिनट में आपने कौन कौन से सवाल करने हैं जरा मैं बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 को टच नहीं करना, इसको छेड़ना ही नहीं है, छोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। आपने देनी है हेडिंग क्वेश्चन नंबर 2 की। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है? यस, टाइट्रेशन है।
कोई भी ऊपर स्टेटमेंट दी जाएगी कि स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ FeSO4, स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ NaOH, स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl, कुछ भी स्टेटमेंट दी जाएगी, आपको स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि आपके पास टाइट्रेशन कौन सी है, एसिड बेस है, KMnO4 है। जिन लोगों ने प्रैक्टिकल समझे हैं ना, उनको मेरी बात ये समझ आ रही होगी, बाकी जिन्होंने नहीं समझे वो गौर से समझिएगा, इंशाल्लाह मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आपको भी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 टाइट्रेशन आ गई जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपने क्या करना, स्टेटमेंट नहीं लिखनी, टाइम नहीं है आपके पास, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 20 मिनट आपके स्टार्ट हो चुके हैं, लिहाजा आपके पास टाइम नहीं है। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर देना है। लिखना कैसे है, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, PSIECM, यस यू नो PSIECM, P से यस आप जानते हैं क्या भला, प्रिंसिपल। आपने क्या करनी है, हेडिंग दे लेनी है प्रिंसिपल की, सेकंड पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की, ठीक है जी, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और तीसरे नंबर पे आपने PSI, यस इंडिकेटर, ठीक है, PSIECM, ई से एंड पॉइंट, ई से एंड पॉइंट, ठीक है, और C से केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक, और M से मोल रेशो, मोल रेशो, ये हेडिंग्स देनी है। और नेक्स्ट आपके पास, आपको पता है कि इसके बाद प्रोसीजर की हेडिंग होती है, प्रोसीजर की, और प्रोसीजर के बाद जो आपने लास्ट हेडिंग देनी है, अभी फर्स्ट 20 मिनट की है, सपोज्ड कैलकुलेशन, सपोज्ड कैलकुलेशंस की, ये जी, ये आपने हेडिंग्स देनी है, और इनके बारे में आगे बेटा आपने लिखना है, शुरू कर देना है। स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है भाई, स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, आपको पता चलेगा एसिड बेस टाइट्रेशन है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट एक वीक बेस है, सोडियम कार्बोनेट एक वीक बेस है। स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ NaOH, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी एसिड बेस टाइट्रेशन, लेकिन इंडिकेटर का फर्क यहां पे आ जाएगा, सोडियम कार्बोनेट आएगा तो यस मिथाइल ऑरेंज, और NaOH आया तो फिनोल्फथालीन, समझ आ गई बात। तो स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, अब आपको पता चलेगा आयोडीमेट्री, ठीक है। स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ मोहर साल्ट, स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलेट, तो ये सारे के सारे अगर आते हैं तो ये क्या है, KMnO4 टाइट्रेशन। तो मतलब स्टेटमेंट से आपको ये बात तो आइडिया हो जाएगी कि भाई हमने एसिड बेस टाइट्रेशन है, KMnO4 है, ये फिर आयोडीमेट्री है, ये आपने लाजमी लिख लेना। अब प्रिंसिपल में आपने पढ़ा, पढ़ के आपने क्या किया, आपने यहां पे लिख दिया भाई कि ये कौन सी टाइट्रेशन है। प्रिंसिपल में आपने क्या लिखा, लेट्स सपोज मैं कहता हूं स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ NaOH, NaOH आपने लिखना इट इज एन एसिड बेस टाइट्रेशन, इट इज एन एसिड बेस टाइट्रेशन, ये इसका प्रिंसिपल आ गया, इट इज एन एसिड बेस टाइट्रेशन। तो ये जरा फोकस मतलब लाजमी कीजिएगा इस पे, कि ताकि आप लोग जो बेटा इसको क्लियरली देख सकें। इट इज एन एसिड बेस टाइट्रेशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बेटा जो आपको स्टेटमेंट में दिया जाएगा, मैंने अभी आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाई थी, द गिवन स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ NaOH, जो चीज स्टेटमेंट में आ जाए ना वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं है, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब उसकी सिमिलरिटी फाइंड करनी है। NaOH के अगेंस्ट हम क्या लेंगे, HCl, HCl आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। आपने क्या लिखना है, और HCl की मैंने बताया था, एक ट्रिक बताया था एसिड बेस टाइट्रेशन वाली वीडियो में, लेक्चर में मैंने ट्रिक बताया था। अगर आपके पास एक ऐसा एसिड है जिसके पास क्या है, एक प्रोटॉन, तो उसकी मोलैरिटी आपको पता होनी चाहिए क्या, 0.1 मोल, और जिसके पास 2 H है मतलब H2SO4, उसकी मोलैरिटी फिक्स है 0.05, और जिसके पास एक प्रोटॉन है HCl, उसके पास 0.1 मोल। ये आपको ट्रिक्स आने चाहिए, अगर नहीं पता तो इससे पिछली वीडियोस आप लाजमी सुनिएगा ताकि आपको पता चल जाए। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरफ आते हैं जी। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या लिखा, अभी आपने कहा कि NaOH था, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपके पास एसिड है 0.1 मोल।
अब ये 0.1 मोल कहां से है आपको मैंने बता दिया अभी कि इसकी मोलैरिटी फिक्स है 0.1 मोल, क्योंकि एक प्रोटॉन है इसके अंदर। अच्छा, इंडिकेटर NaOH है बेस, तो इंडिकेटर यस फिनोल्फ्थालीन, फिनोल्फ्थालीन, ठीक हो गया। एंड पॉइंट आपको पता है यस लाइट पिंक, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, भाई जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो और जो बेस के अंदर है अननोन मोलैरिटी वाला मतलब NaOH, इन दोनों के अगेंस्ट आपने इक्वेशन लिखनी होती है। यहां पे HCl और NaOH, तो ये क्या बना NaCl और H2O, NaCl और H2O, ठीक हो गया। मोल रेशो, भाई आपने बैलेंसिंग करने की जरूरत ही नहीं है, 1:1, 1:1, ये आपके पास मोल रेशो आ गई। प्रोसीजर आसान है कि आई फिल्ड द ब्यूरेट विद HCl अप टू 0 मार्क। अपने पहला पॉइंट ये लिख दिया कि मैंने 0 मार्क तक ब्यूरेट को फिल किया, ठीक है, एसिड के साथ। दूसरा पॉइंट लिखा कि मैंने कोनिकल फ्लास्क के अंदर 10 ml जो है वो बेस ले ली। तीसरा पॉइंट लिखा उसमें मैंने 1 से 2 ड्रॉप इंडिकेटर डाला फिनोल्फ्थालीन और उसका मतलब कलर जो है वो चेंज हो गया। फिर तीसरा पॉइंट लिखा कि मैंने टाइट्रेशन स्टार्ट की और तब तक करता रहा जब तक उसका लाइट पिंक कलर मतलब अपीयर नहीं हो जाता, इसको एंड पॉइंट कहते हैं, दिस इज द एंड पॉइंट। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि आई रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट फॉर 3 टाइम, 3 मरतबा आपने ये एक्सपेरिमेंट, 4 से 5 पॉइंट में आपका प्रोसीजर कंप्लीट, आपको जुबानी आता है। उसके बाद आ गया सपोज्ड कैलकुलेशन, ये जरा बात देखनी है लाजमी। सपोज्ड कैलकुलेशन मैं जरा आपको हल करके दिखाता हूं, आप दोबारा यहां पे हेडिंग दे लें सपोज्ड कैलकुलेशन की, ठीक है, सपोज्ड कैलकुलेशन, तवज्जो दीजिएगा जरा। सपोज्ड कैलकुलेशन पे आपने क्या करना है, सबसे पहले वही वाला यस मैंने बताया हुआ है, भाई आपने इसको क्या करना है, ये बनाना है, आपने टेबल बनाना है। टेबल बनाना है, ठीक है। ये टेबल बना लिया। अब यहां पे आपने लिखना है इसमें लिखना है सीरियल नंबर, ठीक, और इस पे आपने लिखना है इनिशियल रीडिंग, ओके। यहां पे लिखना है आपने फाइनल रीडिंग, ओके। यहां पे लिखना है आपने इनफेरेंस मतलब रिजल्ट, इनफेरेंस, ठीक हो गया। अब आपने जाहिर बात है ये सपोज्ड है, खुद से लिखनी है, खुद से जो मैं लिख रहा हूं यही आपने लिखनी है। क्या आपने कितनी रीडिंग लेनी है, 3 रीडिंग लेनी है, ओके। फिर पहली रीडिंग 10 से स्टार्ट की 20 तक गए, सॉरी, पहली रीडिंग तो हम 10 से थोड़ी स्टार्ट करते हैं, पहली रीडिंग 0 से स्टार्ट होगी। पहली रीडिंग को 0 से स्टार्ट किया, 10 तक गए, डिफरेंस 10 का आया। दूसरी रीडिंग 10 से स्टार्ट की 20 तक गए, 10 का डिफरेंस आया। तीसरी रीडिंग 20 से स्टार्ट किया 30 तक गए, 10 का डिफरेंस आया। तो ये आपके पास नीचे आ जाएगी मीन वैल्यू, ठीक है, मीन वैल्यू या मीन वॉल्यूम भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि हम ये वॉल्यूम निकाल, आपको पता है ना ये किस चीज की हम रीडिंग ले रहे हैं, यस ब्यूरेट में रीडिंग लेते होते हैं। और ब्यूरेट में आपने HCl लिया है, ब्यूरेट में आपने NaOH थोड़ी लिया है, ब्यूरेट में आपने HCl और NaOH ब्यूरेट में क्यों नहीं लेते, इसका मुझे कमेंट में जवाब बताइएगा। अगर आपको जवाब आता है तो मुझे ये बताइएगा कि ब्यूरेट में हम NaOH क्यों नहीं लेते, ठीक है जी। तो ये आपने HCl लिया हुआ था ब्यूरेट के अंदर, ये उसका वॉल्यूम आ गया 10 तो मतलब 10, एवरेज वैल्यू आपके पास 10 डेसीमीटर क्यूब आ गई, ठीक। अब आपने क्या करना है भाई, आपने M1V1 वाला फार्मूला लगाना है। बेटा देखिएगा जरा, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था एसिड बेस वाली वीडियो के अंदर, मैंने कहा था जिसकी मोलैरिटी मालूम करनी है उसको लेफ्ट साइड पे लिख लें और जिसकी मोलैरिटी मालूम है उसको राइट साइड पे लिख लें। बात समझ आई, जिसकी मोलैरिटी मालूम करनी है। अब यहां पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है HCl स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, मतलब इसकी मोलैरिटी तो मालूम है, इसको राइट साइड पे लिख लें। NaOH की मालूम करनी है, उसको लेफ्ट साइड पे लिख लें। तो ये देखें जी, मैंने लिख लिया NaOH और HCl, ठीक, ये मैंने लिख लिया NaOH और HCl। अब आप ऐसा करें, फार्मूला अप्लाई कर दें, कौन सा वाला, M1V1 वाला।
m1 v1 ओवर n1 इज इक्वल टू m2 v2 ओवर n2। ये आपने फार्मूला लिख दिया। ठीक, अब आप ऐसा करें, वैल्यूज फिल करते हैं। ठीक है, अब क्या करनी है भाई, मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है किसकी, बेस की। m1 तो फाइंड करनी है, v1 हाँ जी, NaOH का वॉल्यूम कितना, वो जो कोनिकल फ्लास्क में NaOH का वॉल्यूम लिया था कितना था, यस 10 ml। ठीक है, आपने 10 लिख दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं, NaOH का नंबर ऑफ मोल्स 1, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, इज इक्वल टू m2 मोलैरिटी ऑफ एसिड, ये लिखी हुई है 0.1, तो 0.1 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय V2, ये अभी अभी आपने V2 फाइंड किया, ये वाला 10 डेसीमीटर क्यूब, तो ये 10 आ गए। ठीक है, डिवाइडेड बाय N2 नंबर ऑफ मोल्स, ये आ गया जी HCl के नंबर ऑफ मोल्स 1 दिए हुए, तो 1। ठीक है बेटा, वैसे तो खैर कैंसिल यहीं पे मैं कर सकता हूं, 1 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 10 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो बाकी आपके पास m1 इज इक्वल टू 0.1 मोल रह गया। आपके पास मोलैरिटी आ गई जी, m1 इज इक्वल टू 0.1 मोल। लें जी, आपने मोलैरिटी फाइंड कर ली, किसकी किसकी फाइंड की, आपने अभी NaOH की मोलैरिटी फाइंड की। इससे आगे अब आपने क्या करना है कि अमाउंट पर लीटर की वैल्यू निकाली, अमाउंट पर डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं इसको। ठीक है, अमाउंट पर लीटर या अमाउंट पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अमाउंट पर डेम पर डेसीमीटर क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है, या अमाउंट पर लीटर भी कहते हैं इसको। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है मोलैरिटी, तवज्जो दीजिएगा जरा, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोलैरिटी कौन सी, जो अभी आपने फाइंड की है, जो अभी अभी आपने फाइंड की, ये है मोलैरिटी 0.1 मोल। मॉलिक्यूलर वेट किसका भाई, जिसकी मोलैरिटी है, मोलैरिटी किसकी फाइंड की अभी आप, NaOH की, तो फिर NaOH का मॉलिक्यूलर वेट देखना है। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, Na का 23, मतलब सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो टोटल अगर 23 प्लस 17 मिलाए तो 40 होता है, 40 ग्राम पर डीएम क्यूब। तो 40 से मल्टीप्लाई कर दें, मॉलिक्यूलर वेट से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक हो गया। तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो इधर यही आ जाएगा, अमाउंट पर लीटर या अमाउंट पर डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। आगे आपने स्टेटमेंट में पढ़ना है वो हमसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज निकालनी है या मतलब कोई और वो कैलकुलेशन पूछ रहा है, तो आगे वो 2 से 3 जो कैलकुलेशंस हैं, लाइंस हैं, 2-3 लाइंस की कैलकुलेशन वो हमने यहाँ से लिखनी है, क्योंकि स्टेटमेंट ज़ाहिर सी बात है चेंज होती है, तो हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे लिखते होते हैं। ठीक है जी, अब अभी तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था, ये 2 अभी हुआ है, यहां तक लिखना है, बस यहां तक लिखना है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 के बाद आपने स्टार्ट कर देना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास माइनर, तवज्जो देनी है जरा। क्वेश्चन नंबर 3, ये लें जी, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। अच्छा, वहां तक लिखने के बाद ये ना हो कि आप जगह छोड़ दें आगे और फिर आगे जाके, नो 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 नो, बस वो आपने 2-3 लाइन से छोड़िए, उसके नीचे ही आपने क्वेश्चन नंबर 3 कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास माइनर है। अच्छा, माइनर मैंने कहा क्रोमेटोग्राफी भी हो सकता है, माइनर प्रिपरेशन भी हो सकता है, क्रिस्टलाइजेशन भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। तो मोस्टली जो ज्यादा आते हैं वो मैं बता देता हूँ, क्रोमेटोग्राफी माइनर में आता है और आपके पास प्रिपरेशन आती हैं, और आपको मोस्टली यही लाजमी याद करके जाना है। चले मैं दोनों का बता देता हूं। अगर आए क्रोमेटोग्राफी, अगर तो आए क्रोमेटोग्राफी, तो जो देनी है जरा, अगर आए आपके पास क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी आए तो भाई आपने माइनर में क्या लिखना है, मतलब इसके फर्स्ट 20 मिनट में क्या लिखना है। फर्स्ट 20 मिनट में आपने लिखना है ये वाला, तो जो इस बात सुनिएगा, क्रोमेटोग्राफी में इसका आपने अपरेटस या जिसको हम बोलते हैं मटेरियल्स, मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल्स लिख दें। मटेरियल्स के बाद आपने इसका प्रोसीजर
प्रोसीजर, और प्रोसीजर के बाद आपने इसकी डायाग्राम, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, डायाग्राम डायाग्राम बनानी है। बनानी आती है ना डायाग्राम, वो आसान सी, ये वाली, ये लें, मतलब एक स्ट्रिप बनाएं, ठीक है, उसकी बेस लाइन लगाएं, बेस लाइन पे आपने स्पॉट लगाया, स्पॉट में आपने यहाँ पे कलर शो करवा देने हैं, ये लेट्स सपोज ब्लू है और ये रेड है, ये ग्रीन है, इस तरह आपने वो कलर शो करवा देने। ये वाले डायग्राम की बात कर रहा था मैं। तो इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, आपने आरएफ वैल्यूज निकाल देनी है। बात समझ आई? क्रोमेटोग्राफी की डायग्राम आपको इजीली मतलब आती है बनानी। तो ये आपने, इसको क्रोमेटोग्राम भी कहते हैं, आप लोग जानते हैं इससे। अच्छा बेटा, मटेरियल रिक्वायर, हमें मटेरियल में क्या चाहिए? इसके मटेरियल आप क्या लिखेंगे? पेंसिल चाहिए लाइंस लगाने के लिए, ठीक है, कैलकुलेशंस करने के लिए। स्केल चाहिए आपको, वर्ड्समैन फिल्टर पेपर चाहिए, उसकी कोई स्ट्रिप काटनी है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। और फिर आपने क्या कर, और क्या चाहिए? टैंक चाहिए आपको, मोबाइल फेस चाहिए, चाइना डिश चाहिए, उसके अंदर मिक्सचर ऑफ इंक चाहिए, तो कैपिलरी ट्यूब चाहिए। ये चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं, ये चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं, इसको हम कहते हैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड। उसके बाद प्रोसीजर, प्रोसीजर इसका जरा, टाइट्रेशन का प्रोसीजर 4 से 5 पॉइंट का होता है, 4 से 5 लाइंस का होता है, इसका 7 से 8 लाइंस का होगा। कैसे भला? भाई पहला आपने क्या किया कि मैंने सबसे पहले 20 सेंटीमीटर लंबी वॉट्समैन फिल्टर पेपर की स्ट्रिप काटी, काट ली। फिर आपने क्या किया? लेड पेंसिल की मदद से मैंने बेस लाइन लगाई। फिर आपने क्या किया? हमारे पास इंक मिक्सचर पड़ा था, कैपिलरी ट्यूब के जरिए हमने क्या किया? एक स्पॉट लगाया मिक्सचर ऑफ इंक का। फिर हमने क्या किया? मोबाइल फेस के अंदर, टैंक के अंदर मोबाइल फेस थी, उसको फिर हमने हैंग कर दिया, इस स्ट्रिप को हैंग किया। हैंग करने के बाद कैपिलरी एक्शन के जरिए पानी, मतलब मोबाइल फेस ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर दिया ऊपर को। मोबाइल फेस जो है, अच्छा मैंने, मेरा एक और सवाल कि मोबाइल फेस में कंपोजिशन क्या है? मोबाइल फेस की कंपोजिशन क्या है? ठीक है, वैसे चले मैं बता देता हूं, जो हम इसके लिए करते हैं ना, ये इंक के लिए, मिक्सचर ऑफ इंक के लिए मोबाइल फेस, उसमें क्या होता है कि पानी लेके डिस्टिल वाटर लेके उसके अंदर साल्ट डाल दें, नमक डाल दें, NaCl, ठीक है। तो ये मतलब प्योरिफिकेशन, कलर जरा वाजे नजर आ जाते हैं इससे। और अगर लेट्स सपोज इंक की जगह पे हमारे पास मेटल्स हों, मेटल का सोल्यूशन हो, जिंक का सोल्यूशन हो, आयरन का सोल्यूशन हो, जिंक का सोल्यूशन हो, कॉपर का सोल्यूशन हो, कैडमियम का सोल्यूशन हो, तो फिर हम मोबाइल फेस और लेते हैं। वो मैंने पिछली आप क्रोमेटोग्राफी वाले लेक्चर के अंदर मैंने ये बात बताई हुई है कि मोबाइल फेस का कंपोजिशन क्या है, वो आप मुझे बताइएगा। अच्छा, प्रोसीजर आपने बताया कि भाई हमने मतलब डिस्टेंस जब हाफ से ज़्यादा कवर हो जाए तो भाई आपने इसको निकालना है, ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद आपने कलर को जो है सर्कल करना है, उसके सेंटर से आपने आरएफ वैल्यूज मालूम कर लेनी है। तो मतलब आपने मटेरियल, प्रोसीजर और डायग्राम, 3 चीज़ें बनानी है, आपका मतलब फर्स्ट 20 मिनट का काम हो गया ख़त्म। बेटा ज़रा तवज्जो दीजिएगा, मैं अब रिपीट करने लगा हूँ अपनी सारी बात को, मैं सारी बात को रिपीट करने लगा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ज़रा देखिएगा जी। बेटा आपके पास क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1 में साल्ट एनालिसिस, 2 में टाइट्रेशन, 3 में आपके पास माइनर क्रोमेटोग्राफी बोल सकते हैं, प्रिपरेशन भी हो सकती है। भाई आपने क्या करना है, फर्स्ट 20 मिनट में आपके पास जैसे आंसर शीट आएगी, आपने क्वेश्चन नंबर 2 टाइट्रेशन वाला स्टार्ट करना है। प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इंडिकेटर, एंड पॉइंट, केमिकल इक्वेशन, मोल रेशियो, प्रोसीजर और सपोज्ड कैलकुलेशन, यहां तक। ये ज्यादा से ज्यादा आपको अगर आता है ना, 2 या 3 मिनट का काम है, बस 2 मिनट में आप इतना लिख लेंगे आराम से। फिर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना, क्रोमेटोग्राफी है तो मटेरियल, प्रोसीजर और डायग्राम। मटेरियल, प्रोसीजर, ये ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट या 3 मिनट का काम है, मतलब 6-7 मिनट में, 8 मिनट में ये दोनों आप लिख सकते हैं अगर क्रोमेटोग्राफी है तो। मैं यहां लाइन नहीं लगा रहा, मैं यहां पे लिखने लगा हूं और क्यों? क्योंकि क्रोमेटोग्राफी अगर आए तो ये लिखना है, लेकिन अगर प्रिपरेशन आ गई तो माइनर में क्रोमेटोग्राफी देता ही नहीं है। अगर प्रिपरेशन आ गई, हाँ उसके लिए भी देख लेते हैं, जरा तवज्जो दीजिएगा। अगर कोई प्रिपरेशन आ जाती है तो जो दीजिएगा आप, फिर आपने फिर क्या लिखना है। अगर प्रिपरेशन आ जाती है तो आपने फिर लिखना है ये वाला भाई, उसका मटेरियल्स मतलब केमिकल्स जिसको हम कहते हैं, केमिकल इक्वेशन,
ठीक है, और प्रोसीजर, रिजल्ट नहीं लिखना, और प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर, रिजल्ट नहीं लिखना। यहां तक ये लीजिए, अब आपका हुआ ये कंप्लीट। ये था फर्स्ट 20 मिनट वाला, आपने लिखा। बेटा अब जरा बात को तवज्जो से सुनिएगा। आपने इन दोनों में से जो भी आया आपने लिखा, लिखने के बाद अब क्या होगा, तब तक जो है ना, आपने अगर पहले लिख लिया थोड़ा वेट कर लीजिएगा। एग्जामिनर आपको बुलाएगा, 20 मिनट जैसे गुजरेंगे या 25 मिनट जैसे गुजरेंगे, एग्जामिनर आपको बुलाए, बेटा आप आ जाए। आप गए, ठीक है। अब एग्जामिनर ने क्या किया, आंसर शीट पे साइन कर दिए। ये ले जी, यहां पे आंसर शीट पे आपने एग्जामिनर ने साइन कर दिए, ओके, यहां साइन किए। और फिर जहां पे ये खत्म हुआ, ये देखें, जहां पे ये खत्म हुआ एग्जामिनर ने क्या किया, खुद से लाइन लगाई और साइन कर दिए। जब साइन एग्जामिनर साहब कर रहे हो ना, आपने रिक्वेस्ट करनी है, सर मुझे ये साल्ट आता है, क्योंकि अब देना है, अब देना है एग्जामिनर साहब ने आपको साल्ट एनालिसिस अब देना है। आपने रिक्वेस्ट करनी है कि सर मुझे ये साल्ट आता है। आपने सोडियम क्लोराइड तैयार किया है, आपने सोडियम ब्रोमाइड तैयार किया, आपने मैग्नीशियम क्लोराइड तैयार किया है, आपने अमोनियम सल्फेट तैयार किया है, आपने अमोनियम क्लोराइड तैयार किया है, आपने एल्यूमिनियम नाइट्रेट तैयार किया है। कुछ भी आप अगर तैयार करके जाते हैं साल्ट, कोई 2-3 याद करके चले जाएं अच्छे से, और सर से रिक्वेस्ट करने, सर मुझे ये आता है, और सर मान लेंगे, एग्जामिनर मान लेते होते हैं बात, ठीक है। ये वाले सवाल में आपकी बात मान लेंगे। आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर जी ये चाहिए, मतलब ये मैं तैयार किया है, तो काइंडली रिक्वेस्ट है अगर आप मुझे ये दे दें। तो सर आपको क्या करेंगे, आपके पेपर पे या तो यहां पे या यहां पे, ठीक है, आपको साल्ट दे देंगे। लेट्स सपोज आपने कहा जी, रिक्वेस्ट की सर मुझे सोडियम क्लोराइड आता है, सर ने क्या किया, यहां पे सोडियम क्लोराइड लिख के सर्कल कर दिया, जाओ जी सोडियम क्लोराइड लिखो, ठीक है। अब आपने आते ही सोडियम क्लोराइड ही लिखना शुरू कर देना। ये ना हो कि भाई आते ही ये झूलना शुरू कर दिया, भाई बल्ले बल्ले बात बन गई जी, मुझे सोडियम क्लोराइड तैयार था, मैंने एग्जामिनर से पूछा, कहा, रिक्वेस्ट की, सर ने मुझे सोडियम क्लोराइड दे दिया। ऐसे नहीं करना। ये ना हो कि आप आते ही सेट, नो, पेपर पैटर्न समझें आप। आपने यहां तक लिखा, अब आपका जो काम स्टार्ट होने वाला है वो आफ्टर 20 मिनट स्टार्ट होने वाला है। तवज्जो दीजिएगा जरा, मैं यहां लिखने लगा हूं आफ्टर 20 मिनट्स, जरा बात को तवज्जो से समझना है। आफ्टर 20 मिनट्स, अब जो आपका काम स्टार्ट हो रहा है वो 20 मिनट के बाद वाला स्टार्ट हो रहा है, तवज्जो देनी है। अब भाई आपने क्या किया है, सोडियम क्लोराइड लिया, तो सोडियम क्लोराइड आते ही बनाना नहीं शुरू कर देना, लिखना नहीं शुरू कर देना। अब क्या करना है, अब जब एग्जामिनर के पास आए साइन करवा के आए, तो आते ही सर ने आपको साल्ट मेंशन कर दिया, और फिर आप आए अपनी जगह पे, और आगे क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 की दोबारा हेडिंग दे देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की दोबारा, ये लें जी। हालांकि आप क्वेश्चन नंबर 2 लिख चुके हैं बेटा, मैंने शुरू में एक बात की थी कि वाहद प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सेकंड ईयर का पेपर पैटर्न ऐसा है कि इसको ट्वाइस टाइम लिखना पड़ता है, 2 मरतबा। आपने दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दी, बात समझ आई। क्वेश्चन नंबर 2 की आपने दोबारा हेडिंग दी, हेडिंग दे के इधर देखिएगा जरा, इधर जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आप ये लिख चुके हैं, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड सोल्यूशन, इंडिकेटर, एंड पॉइंट, केमिकल क्वेश्चन, मोल रेशियो, प्रोसीजर, सपोज कैलकुलेशन, इनमें से आप कुछ नहीं लिखना। हाँ, सपोज्ड कैलकुलेशन जो कही है ना बात, उसको आपने यहां पे लिखना है। अब सपोज्ड नहीं लिखना लफ्ज, आप लिखना है एक्चुअल कैलकुलेशंस या ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशन, इन दोनों में से कोई लफ्ज लिख सकते हैं। चाहे तो आप चाहें तो एक्चुअल कैलकुलेशन का नाम दे दें, चाहे तो आप ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस का नाम दे दें, तब भी बात ठीक है, तब भी बात ठीक है। लिख लें जी, आपने हेडिंग दी ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस की, ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस। ये आपने हेडिंग दी, हेडिंग देने के बाद दोबारा आपने क्या किया, टेबल बनाया, वही वाला जो आपने पहले बनाया है, आपने टेबल बनाया, ये वाला, ठीक है। इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग और इन्फेरेंस, ये देखें, ये वाला टेबल बनाया। भाई आपने कितनी रीडिंग देनी है, 3, तो आप लिखें, यहां पे पहले लिखें सीरियल नंबर, यहां पे लिखें सीरियल नंबर, ठीक। यहां पे लिखें इनिशियल रीडिंग, ठीक। यहां पे लिखें फाइनल रीडिंग,
ठीक, और यहां पे लिखें इनफेरेंस, इनफेरेंस। ठीक हो गया जी। अब जरा देखिएगा सीरियल नंबर में आपने रीडिंग कितनी ली थी? 3 ली थी, तो लिखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहली रीडिंग आपकी स्टार्ट हुई। अच्छा यहां पे एक बात सुनिएगा जरा बेटा, अगर वो आपको एग्जामिनर यहां पे कहते हैं कि भाई आपने टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है, जाए परफॉर्म करें और मुझे एक्चुअल रीडिंग लिख के दिखाएं, फिर आप रीडिंग वही लिखेंगे जो आपका रिजल्ट आएगा। मतलब आप टाइट्रेशन की, एसिड को ऊपर लिया, बेस को नीचे लिया, इंडिकेटर डाला, टाइट्रेशन, और आपने लाइट पिंक कलर लेके आना, लाइट पिंक कलर आ गया 7 पे, 7.5 पे, तो आपको 0 से 7.5 ही लिखना है, डिफरेंस 7.5 का। फिर आपने दूसरी रीडिंग 7.5 से स्टार्ट की, ठीक है, फिर आपने दोबारा टाइट्रेशन की, वो आपका आ गया 18 पे जाके लाइट पिंक कलर, तो आपने 18 लिखना, जो भी डिफरेंस आएगा वो लिखेंगे। मेरी बात समझ आ रही? ये है एक्चुअल रीडिंग, ओके, इसको एक्चुअल कहते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एग्जामिनर साहब आपसे नहीं कहते, भाई वो साल्ट मेंशन कर देते हैं, साल्ट मेंशन करने के बाद कहते हैं जय जी लिखें, आप लिखना स्टार्ट कर दें, तो फिर आपके पास चॉइस है, फिर आपने यही, इसी को जो आपने ये वाली लिखी थी, ये वाली जो लिखी थी, इसको रिपीट कर दीजिएगा दोबारा। जो यहां पे लिखा है वही यहां पे रिपीट कर देना आपने। मसलन वही वाला कि 0 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, 10 तक गए, 10 का डिफरेंस, 10 से स्टार्ट किया, 20 तक गए, 10 का डिफरेंस, 20 से स्टार्ट किया, 30 तक गए, 10 का डिफरेंस। तो मीन वॉल्यूम या मेन वैल्यू जो है वो क्या आई आपके पास? 10 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, वही वाला फार्मूला अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। m1v1 ओवर n1 इज इक्वल टू m2v2 ओवर n2, ये लिखेंगे, सब कुछ करेंगे जैसे मैंने आपको करके दिखाया। ये करने के बाद एंड पे आपके पास जो वैल्यूज आएगी उसको आपने सिर्फ एक चीज ऐड कर देनी यहां पे, जो यहां पे आपके पास आंसर आएगा अमाउंट पर लीटर, परसेंटेज वगैरह, आपने यहां पे हेडिंग देनी है किसकी? रिजल्ट की। बस ये चीज ऐड करनी है आफ्टर 20 मिनट में। ठीक है, आफ्टर 20 मिनट में ये चीज ऐड करनी है रिजल्ट की कि आपने लेट्स सपोज यहाँ पे टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग आपने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आपके पास आ गई 23, फॉर एग्जांपल 23 आ गई कि आई टाइट्रेटेड NaOH अगेंस्ट HCl एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x विच इज 23, ये आपने आंसर लिख देना है। ठीक है, अगर आपने परसेंटेज निकाली तो भाई आई टाइट्रेटेड NaOH अगेंस्ट HCl एंड फाइंड आउट द परसेंटेज विच इज दिस 66.5%, जो भी आपके पास आंसर आएगा। तो मतलब रिजल्ट की हेडिंग आपने देनी है और बात खत्म कर देनी है। ओके जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आफ्टर 20 मिनट लिखा गया, ये लिखा गया। अब जनाब मोहतरम आपने क्वेश्चन नंबर 3, ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट करना है। सुनिएगा बात इधर से ही, यही से आपने हेडिंग दे देनी है क्वेश्चन नंबर 3 की। मैं जरा रेड से लिखता हूं ताकि आपको जरा क्लियर नजर आए। क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट आफ्टर 20 मिनट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपने लिखा। अब लेट्स सपोज अगर तो है आपके पास प्रिपरेशन है, दोबारा जरूरत नहीं लिखने की, केमिकल क्वेश्चन, केमिकल्स या प्रोसीजर दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं। बस आपने क्या करना है, आपने सिर्फ हेडिंग देनी है किसकी? रिजल्ट की। आपने हेडिंग दे देनी है रिजल्ट की। मतलब अगर आपके पास एस्प्रिन की प्रिपरेशन आ गई है तो आपने रिजल्ट की हेडिंग क्या देनी है? आपको पता है एस्प्रिन का व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं, एस्प्रिन के व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं। आपने रिजल्ट क्या लिखना है? आई प्रिपेयर्ड व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ एस्प्रिन, आई प्रिपेयर्ड व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ एस्प्रिन, ड्राइड, फिल्टर्ड, वॉश्ड, filtered, dried and shown to the examiner. ओके, अगर लेट्स सपोज आपके पास आ गई आइडोफॉर्म तो फिर उसका आपको पता है येलो कलर होता है। फिर ठीक है, आपने क्या करना है? आई प्रिपेयर्ड येलो क्रिस्टल्स ऑफ आइडोफॉर्म, आई प्रिपेयर्ड येलो क्रिस्टल्स ऑफ आइडोफॉर्म, वॉश्ड, ड्राइड, मतलब वॉश्ड, फिल्टर्ड, ड्राइड एंड शोन टू द एग्जामिनर, एग्जामिनर को दिखा दिया। ये आपने रिजल्ट रखना है। अगर आ गया कॉपर अमाइन कॉम्प्लेक्स, आपको पता है कॉपर का कलर ब्लू होता है, आपने क्या करना है? आई प्रिपेयर्ड ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर अमाइन कॉम्प्लेक्स, आई प्रिपेयर्ड ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर अमाइन कॉम्प्लेक्स, वॉश्ड, फिल्टर्ड, ड्राइड एंड शोन टू द एग्जामिनर। ये वाली बात लिख दें। बात समझ आ गई ना? तो मतलब ये आपने रिजल्ट लिखना। अगर आपके पास है
प्रिपरेशन। लेकिन अगर आपके पास क्रोमेटोग्राफी है, उसका क्या लिखेंगे? उसका आपने ना मटेरियल लिखना ना प्रोसीजर लिखना, उसका आपने, मैं यहां पे ये देखें, तवज्जो दीजिएगा, ये तो था प्रिपरेशन के लिए बेटा, बात को तवज्जो से, ये था प्रिपरेशन के लिए, प्रिपरेशंस के लिए। लेकिन अगर आपके पास क्रोमेटोग्राफी है, तो अगर आपके पास क्रोमेटोग्राफी है तो फिर आपने क्या लिखना है भाई? फिर आपने क्या लिखना है? फिर ये लिखना है आरएफ वैल्यूज। आरएफ वैल्यू का फार्मूला लिखें, फिर आरएफ वैल्यू निकालें। आरएफ वैल्यू निकालें, वो कैसे निकालेंगे? अब एग्जामिनर आपसे कहेंगे कि भाई आरएफ वैल्यू स्ट्रिप बनाएं, ये तो आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है। आपको स्ट्रिप बना के जो आपके पास आरएफ वैल्यू, आपको पता है आरएफ वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रिप का नहीं कहते या नहीं कहते, बस ऐसे ही आप बना दें, फिर आपने क्या करनी है, कोई भी आरएफ वैल्यूज आप लिख सकते हैं, लेस देन 1 होनी चाहिए। आपको पता है सॉल्वेंट का डिस्टेंस नीचे से नीचे होता है, और ऊपर कलर्ड जो भी आपका कलर ब्लू ग्रीन रेड जो है वो ऊपर। लेट्स सपोज आपके ब्लू कलर ने ट्रेवल किया 4.5 और डिस्टेंस सॉल्वेंट ने कवर किया था 15, 4.5 बाई डिस्टेंस 15, आपके पास 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अगर आपने रेड किया तो वो आपके पास जो है वो कितना था, लेट्स सपोज उसने किया 8.9 बाई 15, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और अगर ग्रीन है तो उसने डिस्टेंस कवर किया 12.5 डिवाइड बाई 15, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने आरएफ वैल्यूज निकाल देनी है, और दोबारा से, हाँ जी, दोबारा से ये क्रोमेटोग्राम दोबारा बनाना है, ये याद रखना है, क्रोमेटोग्राम दोबारा बनाना है, क्रोमेटोग्राम दोबारा बनाना है, ठीक है। ये दोबारा बनाना है यहां पे, मतलब आरएफ वैल्यूज निकालनी है और क्रोमेटोग्राम बनाना है क्रोमेटोग्राफी के अंदर। बेटा अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो आपने रिपीट करना था कर लिया, बात समझ आई। अब आप करेंगे यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। जब ये दूसरी बार लिख लेंगे, अब आप यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब हेडिंग देंगे साल्ट एनालिसिस की, किसकी देंगे हेडिंग? साल्ट एनालिसिस की। और कौन सा साल्ट है आपके पास? आपको एग्जामिनर ने अभी आप अलॉट किया था, कौन सा? NaCl। आप लिखेंगे NaCl, इसको आप आयोनाइज कर लेंगे वाटर में, क्योंकि वाटर सोलुबल साल्ट होते हैं ना, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब आपके पास 2 रेडिकल बन गए, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव आपको पता है बेस, मेटल जितनी भी होती है बेसिक इन नेचर, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बनाते हैं। Na पॉजिटिव बेसिक इन नेचर है तो ये बेसिक रेडिकल, Cl नेगेटिव एसिडिक इन नेचर है तो ये एसिडिक रेडिकल। अब आपने क्या करना है? पहले एसिडिक रेडिकल करना है, आपने हेडिंग देनी है एसिडिक रेडिकल्स की। किसकी हेडिंग देनी है? एसिडिक रेडिकल। आपने एसिडिक रेडिकल की हेडिंग देनी है सबसे पहले, ओके। एसिडिक रेडिकल की हेडिंग दी, एसिडिक रेडिकल की हेडिंग देने के बाद आपने क्या किया भाई? इसमें बेटा देखें, आपको फॉर एग्जांपल कॉपी पे आपको 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 टेस्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने क्या करना है? मैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न स्कीम बताने लगा हूं आपको, ठीक है। आपने जो है एक टेस्ट, सिर्फ एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन ग्रुप से करना है, क्योंकि उसका 1 नंबर होता है, और एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन रेडिकल से करना है, क्योंकि उसका भी 1 नंबर होता है, और 2 टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट लिखने होते हैं, उसके 2 नंबर होते हैं। तो इसलिए इसके टोटल नंबर 4 होते हैं एसिडिक रेडिकल के। एसिडिक रेडिकल 4 नंबर का होता है, बस जरूरत नहीं है इतने लंबे चौड़े टेस्ट लिखने की। एक रेडिकल, एक ग्रुप आइडेंटिफिकेशन रेडिकल, आइडेंटिफिकेशन ग्रुप, और 2 कंफर्मेटरी टेस्ट लिखें, बात खत्म। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे, फिर आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे बेसिक रेडिकल पे। किस पे देंगे? बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल देखें, मैंने बताया आपको एसिडिक रेडिकल 4 नंबर का होता है, बेसिक रेडिकल 6 नंबर का होता है, 10 नंबर पूरे हो जाएंगे। अच्छा, इसमें 4 नंबर तो यही है, एक चलो मैं लिख देता हूं, सिर्फ 2 नंबर का इजाफा है, वो 2 नंबर आपने लिखने हैं ड्राई टेस्ट के, ठीक है, समझो दीजिएगा। 2 टेस्ट लिखने होते हैं ड्राई टेस्ट, ओके, वो उसके मिलते हैं आपको 2 नंबर। बाकी वही वाली, एक आइडेंटिफिकेशन ग्रुप का 1 नंबर, और एक आइडेंटिफिकेशन रेडिकल 1 नंबर, और 2 कंफर्मेटरी टेस्ट,
2 नंबर। ये देख रहे हैं जी, 2 और 2 4 और 2 6, टोटल आपके पास 6 मार्क्स। ओके, ये आपके पास 6 नंबर का है, तो ये टोटल 10 नंबर हो गए। तो इस तरीके से अब ड्राई टेस्ट किसे कहते हैं, मतलब ड्राई टेस्ट कौन कौन से हैं? वैसे फ्लेम टेस्ट को ड्राई टेस्ट कहते हैं, ठीक है, कलर को ड्राई टेस्ट कहते हैं, फिल्टर रैश टेस्ट को ड्राई टेस्ट कहते हैं, बोरॉक्स बीट टेस्ट को ड्राई टेस्ट कहते हैं, और उसके बाद चारकोल कैविटी को ड्राई टेस्ट कहते हैं। हम चारकोल कैविटी भी नहीं करवाते, नहीं होता उसमें, और बोरॉक्स बीट टेस्ट भी तब होगा अगर आपको कलर्ड साल्ट दिया जाए। अगर कलर्ड साल्ट नहीं है तो बोरॉक्स बीट टेस्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास फिल्ट्रेश टेस्ट और फ्लेम टेस्ट, ये 2 टेस्ट मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाए हुए हैं कि इनको कैसे कहते हैं, तो ये आपने अच्छे से कर लेने हैं बेटा। ये आपके लिए इंतहाई इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। अगर आप ये सुनते हैं और अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं, एक बार दोबारा इसको रिपीट कीजिएगा जब आप लोग अपना प्रैक्टिकल देने जाएं। सुबह प्रैक्टिकल है तो रात को देख के जाइएगा, ताकि अपने कंसेप्ट अपने क्लियर करके जाइएगा, वहां जाके आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। बाकी रह गई बात वाइवे की, इंशाल्लाह मेरा जो कल का लेक्चर होगा आपके वाइवे पे ही होगा इंशाल्लाह। उसमें तकरीबन 20 से 25 सवाल हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। वाइवे से रिलेटेड एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई वाइवे से रिलेटेड आप मुझे बताएं कौन कौन से सवाल हैं, मतलब वो सवाल पूछेंगे, उन सवालों की डिटेल, सवाल भी साथ में जवाब भी आपको इंशाल्लाह डिटेल से लेक्चर आपको जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। इंशाल्लाह कल मेरा लेक्चर वाइवे पे होगा, लेकिन ये वाला आपने अच्छे से समझना है। अगर समझेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जो है कामयाब जरूर करेंगे। अपना प्रैक्टिकल पेपर करके जाएंगे, समझ के जाएंगे, खुद जाके लिखेंगे, एग्जामिनर भी इंप्रेस होगा और आपका भी काम हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी कोई भी इसमें से सवाल हो आपका बेटा, आप मुझे डायरेक्ट जो है मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, या कमेंट्स में आप मुझे जो है वो कह सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर जी इस बात की समझ नहीं आई, मैं इंशाल्लाह इसको दोबारा क्लैरिफाई कर दूंगा। तो कल तक की वीडियो के लिए दीजिएगा इजाजत, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।